क्या वो कोई दुल्हन थी या बस मेरा वहम? नहीं नहीं नहीं, वहम नहीं था, क्योंकि ये जागती आंखों से देखा था मैंने, और उस आवाज को मैंने काफी करीब से महसूस भी किया था। ये सोचते सोचते कब सूर्योदय हो गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। मुझे किस वक्त नींद आई इसका एहसास मुझे आंख खुलते ही घड़ी पर नजर पड़ने से हुआ। घड़ी में ठीक 10 बज रहे थे। ओ, मैं इतनी देर तक सोता रह गया, यहाँ वक्त का बिल्कुल ही पता नहीं लगता। ये बड़बड़ाते हुए मैं अपनी जगह से उठा। ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी देर तक सोने वालों में मैं अकेला नहीं था। सब घोड़े बेचकर सोने में लगे हुए थे। उनमें से कुछ के खर्राटों की आवाज तो साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं कमरे के बाहर आया तो देखा कि राजेश बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था और धूप का आनंद ले रहा था। मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बोला, शुभ प्रभात अंशु। उठ गए जनाब? क्या बात, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, सब अभी तक सो रहे हैं। मैंने उससे जानना चाहा कि आखिर सब अभी तक सोए हुए क्यों है इतना निश्चित रूप से। आज बकरीद की छुट्टी है। हम लोगों को छुट्टियों के दिन देर तक सोने की आदत है। मुझे सुबह उठने की आदत है, इसलिए मैं नहा धोकर धूप सेक रहा हूँ। इसका मजा लेना भी एक सुखद एहसास होता है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ कुर्सी खिसकाते हुए बैठने को कहा। मैंने थोड़ी देर वहीं बैठकर इधर उधर की बातें की, फिर मैं वहां से उठकर फ्रेश होने चला गया। नहाकर मैं अंदर वाले कमरे में आकर कपड़े पहनने के लिए गया। अंदर आते ही मुझे ठंड का एहसास हुआ, जबकि घड़ी में दिन के 11:30 का वक्त हो चला था। धूप भी आज खिली हुई थी। मैंने सोचा कि शायद नहाकर अचानक कमरे में आने से ऐसा हुआ होगा। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि कमरे में मेरे सिवा किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही है। मैंने आईने से अपना ध्यान हटाते हुए कंघी को आहिस्ता से ऊपर रैक में रखते हुए ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। ध्यान से सुनने से पता लगा कि वो फुसफुसाहट तो उस कमरे में बिस्तर के नीचे से ही आ रही है। कौन है वहां? मैंने सहमते हुए तेज आवाज में कहा। मेरा ऐसा कहते ही वो आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। मैंने सोचा शायद वो आवाज बाहर से आ रही होगी। फिर मैं कंघी से बाल संवारने में लग गया। मुश्किल से भी कुछ पल ही हुए होंगे कि मुझे किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो आवाज उसी बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने इस बार हिम्मत करके अपना रुख बिस्तर की ओर किया। मैंने झुक कर देखा तो अगले ही पल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। पलंग के नीचे एक छोटा सा बच्चा कोने में बैठा हुआ था और न जाने किससे बातें कर रहा था। बात करने के दौरान वो कभी यूं हंसता जैसे किसी ने उसे गुदगुदी की हो। बीच बीच में खुद को उस गुदगुदी से बचाने का प्रयास भी कर रहा था। मैं वहीं जमीन पर लेटे लेटे ये सब नजारा देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा है कौन और यहाँ पलंग के नीचे कहां से आ गया। यदि आ भी गया तो वो वहां किसके साथ खेल रहा है जो उसे तो दिख रहा था लेकिन मुझे नहीं। एक पल को मुझे लगा कि ये वहम है, लेकिन जब दोबारा मैंने अपनी आंखों को मीच कर देखा तो वही दृश्य था। खेलते खेलते उस बच्चे की नजर मेरी तरफ गई और वो मुझे बहुत गुस्से से देखने लगा, जैसे मैंने उसके किसी कार्य में विघ्न डाल दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लगभग वो 2 से 2.5 साल का लग रहा था, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आखिर इतना खतरनाक गुस्सा कैसे आ सकता है? इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, उस बच्चे ने अपनी दाहिने हाथ को उठाते हुए मुट्ठी को बंद करने जैसी हरकत की और ऐसा करने के बाद उसने अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए बाईं तरफ एकदम झटके के साथ एक खोपड़ी को लटका दिया, जैसे किसी को फांसी दे दी हो। मैं हड़बड़ाकर उस जगह से उठकर चीखते हुए बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। बचाओ मुझे! बाहर मैं एक टेबल से टकरा गया जिस पर कैरम बोर्ड रखा हुआ था। वो जमीन पर गिर गया। भैया बाहर अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहे थे। मेरे इस तरह तेज दौड़कर भागने की वजह से मैं टकरा गया था। मुझे और उनके एक दोस्त को बहुत तेज चोट लगी थी। अरे पागल है क्या? क्या हुआ? कहाँ है भूत? सभी ने एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आखिरी वाले कमरे में पलंग के नीचे घुसा हुआ है। मेरे इतना कहते ही सभी अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। सभी अंदर गए और सब अपना पेट पकड़ते हुए हंसते हुए बाहर आए। अचानक इस व्यवहार से मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि ये सब इन्हीं में से किसी एक का खेल है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी एक ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, भाई छोटे भूत को तो लेते आओ। उसका इतना कहना ही और सब के सब हंसने लगे।
मेरी उलझनें और बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने देखा कि दिनेश उस बच्चे को गोदी में उठाता हुआ बाहर लाया और बोला, ये कोई भूत वूत नहीं है, इस बच्चे का नाम डुग्गू है, जो पड़ोस में ही रहने वाली भाभी का बच्चा है। ये अक्सर खेलते खेलते हमारे कमरे में घुस जाता है। उनके ऐसा कहते ही मेरी जान में जान आई। मैं भी उन लोगों के साथ झूठी हंसी में शामिल हो गया। जब स्थिति सामान्य हो गई तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि अगर वो बच्चा अनजाने में पलंग के नीचे आ गया था तो फिर वो इस तरह गुस्से से लाल कैसे हो गया था। फिर वो हाथ को बढ़ाते हुए अजीब सी हरकत करना छोटे बच्चे के बस की बात नहीं है। आखिर वो बुदबुदा भी तो रहा था कुछ, जैसे किसी सच में बात कर रहा हो। इतना ही नहीं, उसे गुदगुदी भी तो हो रही थी। मेरा दिल ये विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ये कोई सामान्य घटना थी। मुझे ये सब किसी को भी बताना व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि इस बात का विश्वास तो दूर की बात है, किसी ने सुननी भी नहीं थी। पायल वाली घटना भी तो घटित हुई थी ना। हो ना हो, कोई तो बात है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए न जाने कब शाम हो गई, आभास ही नहीं हुआ। हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। मेरा बड़ा भाई और दिनेश बाहर वाले कमरे में सो गए। मैं राजेश और सुरेश के साथ अंदर वाले कमरे में सो गया। आज मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं आज इस पायल की आवाज और उस अजीब सी जले हुए दुर्गंध को फिर से एहसास करने का इंतजार कर रहा था। मैं मोबाइल में साउथ इंडियन मूवी देखने में लग गया। राजेश भी साथ में मूवी देखने लगा। लगभग आधी मूवी देखने के बाद मेरी नजर राजेश पर गई। वो सो चुका था। मोबाइल के प्रकाश से मेरी आंखों में चुभन का एहसास हुआ। मैंने मोबाइल को साइड में रखकर सोने का निश्चय किया। जैसे ही मैंने मोबाइल को साइड में रखा, मुझे खिड़की के बाहर किसी के जाने का एहसास हुआ। उस शख्स ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, बस इतना ही देख पाया था। थोड़ी देर में ही झन झन पायल की आवाज फिर से आनी शुरू हो गई। मैंने लेटे लेटे खिड़की से बाहर की तरफ नजर घुमाई तो खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने इस बार हिम्मत करके पास में लेटे राजेश को उठाया। वो काफी गहरी नींद में था। मैंने जब अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक हिलाकर उठाया तो वो बोला, क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो इतनी रात को? अपनी आंखों को मलते हुए उसने ये बात कही। मैंने उसे बाहर खिड़की की तरफ इशारा किया। वो मेरी बात नहीं समझ पाया। उसकी नजर मेरे माथे पर पसीने की बूंदों पर पड़ी तो वो चौंक कर बोला, क्या बात है, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? ऐसी ठंड में तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों छलक रहा है? वो, वो औरत बाहर घूम रही है, आज मैंने उसको देख। कौन औरत? तुम किस औरत की बात कर रहे हो? राजेश ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। आज जब तुम लोग सुबह मेरी बातों पर हंस रहे थे तो मैंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे लगा कि क्या पता तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। कौन सी बात? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब मैं उस छोटे से बच्चे जिसका नाम डुग्गू था उसे देखकर यूं ही नहीं भयभीत हुआ था। वो बच्चा बेड के नीचे किसी से बात कर रहा था। बात करते करते मुझे महसूस हुआ वहां कोई ना कोई औरत थी जो रह रहकर उसे गुदगुदी करके हंसाने का प्रयास कर रही थी। उसने हंसते हंसते अचानक मेरी तरफ देखा और हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, जैसे वो मेरे गले को दबाना चाहता हो। उस वक्त उसकी आंखें आंखें सुर्ख सुर्ख लाल थी। एक साधारण 3 साल का बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। वो, मुझे तो लगा उसके साथ वही औरत थी जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले खिड़की से बाहर उस तरफ वहां जाते हुए देखा है। मेरी बात अब शायद राजेश के कुछ पल्ले पड़ रही थी। वो ध्यान से मेरी हर बात को सुन रहा था। इतना सुनते ही वो बोल पड़ा, तुम्हें ये बात सुबह बतानी चाहिए थी। खैर छोड़ो, लेकिन तुमने बाहर किस औरत को देखा? बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये कहकर मैंने उसे खिड़की की तरफ नजर टिकाए रखने को कहा, लेकिन उसने मेरी बातों की ओर ध्यान न देते हुए प्रश्न कर डाला, तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो औरत वही है जिसे तुमने खिड़की से बाहर देखा था? चलो मान भी लिया कि ये वही औरत है, तो तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो फिर? इस
आवाज के साथ ही उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। उसे शायद काफी हद तक जवाब मिल गया था और बाकी बचे सवालों का जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। वो आवाज सुनकर मेरी केक बन गई थी। राजेश अभी भी वास्तविक और आभासी तथ्यों के बीच उलझा पड़ा था। उसे अभी मेरी बातों पर पूर्णतया विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे अंदर साहस नहीं था कि मैं उस दृश्य को दोबारा देख सकूं। मैंने फट से चादर बांध ली और मुंह ढककर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर में पायल की आवाज आनी बंद हो गई। उसने मुझे हिलाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने बिना कोई हलचल किए लेटे रहने में ही गनीमत समझी। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस पायल की आवाज फिर से आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि मानो वो आवाज बिल्कुल हमारे ही करीब से आ रही हो। उसने मुझे जोर से चिकोटी काटी और मैं अपने बाजू को मलता हुआ उठ बैठा। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि उसकी नजरें उस पायल की आवाज का पीछा कर रही थी और वो खिड़की की तरफ टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। अब उस पायल की छन छन आवाज का जैसे जैसे करीब आने का पता लग रहा था, उसी तरह एक मदहोश करने वाली खुशबू भी तेज होती चली जा रही थी। अचानक खिड़की की तरफ देखकर हम दोनों एक साथ चीख पड़े, नहीं, बचाओ! न कहते ही हम दोनों वहां बैठे बैठे बेहोश हो गए।